हाँ देखिए, होमवर्क का नेक्स्ट सवाल आपके सामने दिया गया था, एक फिगर बना हुआ था। 5वां सवाल देखें। एक फिगर बनाया गया था इस तरीके का, इसका नाम दिया गया था ए बी सी। ये त्रिभुज के शीर्ष थे ए और बी सी। ए का निर्देशांक आपको बताया गया था -2 -3। बी का निर्देशांक बताया गया था 4 और -2, अरे ऋण 4 और 2। और सी का निर्देशांक जो था 2 और 4 था। और इस त्रिभुज की एक माध्यिका बताई गई जिसका नाम एडी था। इसी माध्यिका एडी की लंबाई हमको क्या करना है, पता करना है कि एडी जो होगी वह कितनी लंबी होगी। लिखेंगे कि यदि त्रिभुज ए बी सी में एडी माध्यिका है तो डी BC का क्या होगा, मध्य बिंदु होगा। क्यों होगा आपको बताया गया है कि अगर ये कोई त्रिभुज है, आपको हमने एक दिन बताया था, अगर यह कोई त्रिभुज है, इसका नाम अगर ABC या कुछ भी है, अगर सामने वाली भुजा का अगर कोई मध्य बिंदु है, अगर सामने वाले शीर्ष से उसको क्या कर देंगे, मिला देंगे, तो ये माध्यिका बन जाएगी। अगर यह BC का मध्य बिंदु है, अगर इसको A से मिलाएंगे तो ये माध्यिका। अगर इसी तरीके से अगर AC का कोई मध्य बिंदु अगर E होता, अगर उसको B से अगर आप मिलाते हैं तो ये भी माध्यिका होती। अगर AB का मध्य बिंदु अगर F है, अगर इसको भी अगर C से आप क्या करते, मिलाते, तो माध्यिका बनती है। माध्यिका का मतलब होता है ये जो शीर्ष है ए, इसके सामने जो भुजा दिख रही है उसके अगर मध्य बिंदु से इस शीर्ष को मिला देंगे तो रेखा उस त्रिभुज की क्या होगी, माध्यिका होगी। अब यहाँ पे प्रश्न है कि हमने लिखा कि यदि त्रिभुज ABC में अगर AD अगर हमारी त्रिभुज की माध्यिका है तो यह बिंदु D जो है इस BC का मध्य बिंदु होगा। और हमें लंबाई किसकी निकालनी है, AD की। और AD की लंबाई हम तभी निकाल पाएंगे जब D का निर्देशांक पता होगा ना। तो इसलिए D का निर्देशांक क्या निकालेंगे, इसलिए D का निर्देशांक निकालने के लिए आपको यही B और C मदद करेंगे आपकी, क्योंकि B और C का ही यानी BC रेखा का ही यह मध्य बिंदु है। तो इसका भुज निकालने के लिए इसके भुज को जोड़ करके 2 का भाग दे देंगे, ये निकल जाएगा। और उसी तरह कोटि को जोड़कर भाग दे देंगे, निकल जाएगा। इसलिए D का निर्देशांक निकालने के लिए इसके भुज को जोड़ेंगे हम, यानी -4 अब +2 और /2, ये x का मान हो गया। और कोटि का मान निकालने के लिए 2 और +4 अब /2 कर देंगे। इसका मतलब हो जाएगा -2/2 हो गया और 6 क्या हो गया, 2। जब 2 से 2 को काट देंगे ऋण 1 हो गया, और 2 से 6 को काट देंगे तो क्या हुआ, 3 हुआ। इसलिए D का जो निर्देशांक निकला, D का जो हमारा निर्देशांक प्राप्त हुआ वह ऋण 1 और क्या हुआ, इसका निर्देशांक हमें पता हो गया ऋण 1 और 3। अब तो हम AD की लंबाई निकाल सकते हैं। इसलिए माध्यिका AD की लंबाई, वही 2 बिंदुओं के बीच की दूरी वाला सूत्र लगा लेंगे, x2 - x1 का वर्ग प्लस y2 - y1 का वर्ग। आगे बढ़ेंगे और रूट हो जाएगा। अगर हम इस बिंदु को अगर x1 y1 अगर इसको हम x2 y2 मान लेते हैं, यानी इसको x1 y1 और इसको x2 और y2, तो इसका मतलब हो जाएगा x2 का मतलब ऋण 1 ना, अब प्लस x1 का मान ऋण 2, इसका वर्ग कर लेंगे, प्लस y2 का मान 3 हो जाएगा, और ऋण y1 का मान ऋण 3, वर्ग कर लेंगे। आगे जब चलेंगे तो रूट बनेगा। देखिए ये ऋण है, ये प्लस है,
कन्फर्म है कि ये जब गुणा होगा चिन्हों का तो ये माइनस बनेगा, तो ये ऋण 2 हुआ, यानी ये ऋण 1 होगा, और इसका मल्टीप्लाई करने पर ये ऋण 2 हुआ, वर्ग हो गया, प्लस ये क्या हुआ 3 हुआ, और इस ऋण का गुणा जब इसमें कर देंगे तो +3 हो जाएगा। ये हो जाएगा √3 का वर्ग और प्लस 3 3 6 का क्या होगा वर्ग, रूट हो जाएगा 3 3 के 9 और 6 6 के 36, करड़ी के अंदर 45, हाँ 9 5 45, 3 रूट क्या हुआ 5 इकाई, 9 5 45 हो जाएगा ना। तो इसका मान जो हुआ 3 रूट क्या हुआ 5 मात्र या इतनी इकाई, यानी एडी की लंबाई यही होगी, यही आपका क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, अगला सवाल है आपका, अगला सवाल आपको दिया गया है, उसको देखें। एक सवाल दिया गया था, छठवां सवाल है ना आप कि सातवां? छठवां। देखिए कह रहा है कि बिंदु P जिसका निर्देशांक x और y है, बिंदुओं ऋण 4 और ऋण 3 तथा 8 और 9 को एक संबंधे 2 के अनुपात में अंतः क्या करता है विभाजित करता है। तो हमें P का निर्देशांक क्या करना है ज्ञात करना है। तो हमें P का निर्देशांक पता करना है। इस कंडीशन में अगर हम मान लेते हैं कि मान कर चलिए, इसको आप सोचेंगे तो ग्राफ पर भी खिंचा सकते हैं, लेकिन ग्राफ से नहीं मतलब है, मैंने मान लिया यह एक बिंदु A है, एक बिंदु यह B है, इसी पर कोई एक बिंदु है जिसका नाम P है, यह x और y इसका निर्देशांक है, और इस A सिरे का निर्देशांक -4 -3 और इसका निर्देशांक जो है 8 और 9 है। अगर इसको ग्राफ पर अगर भी खींचेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, बात समझ रहे हैं। ग्राफ पर खींचने का मतलब 8 और 9 का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बिंदु को दर्शाएंगे तो B वाला बिंदु यहाँ पर आएगा, 8 और 9 हो गया, और इसको दिखाएंगे तो 1 2 3 4 और 1 2 3 एक बिंदु यहाँ पर मिलेगा B जिसका निर्देशांक -4 और -3, इसको आप ऐसे क्या कर देंगे मिला देंगे, और यहीं पर एक बिंदु कोई P है जिसका निर्देशांक x और y है, और क्या कर रहा है इसको अनुपात में विभाजित कर रहा है, एक संबंधे 2 अनुपात दिया है ना। तो ये छोटा भाग है, इसको हम m1 बराबर 1 मान लेंगे, और ये बड़ा भाग है इसको m2 बराबर 2 मान लेंगे। इसलिए P के लिए भुज x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटा में m1 प्लस m2, ये आपका भुज दे देगा। हेने बिंदु का जो x है ना, इस चीज का मान रख करके करेंगे आ जाएगा x बराबर m1 का मान 1 है, समझ रहे ना, गुणते x2 जैसे 2 तो बिंदु है, तो अगर हम इसको मान रहे हैं कि ये हमारा x1 और y1 है, तो ये दूसरा जो बिंदु हमारा है x2 और y2 है। तो दिया है m1 x2 का मान 8 है और m2 का मान 2 गुणते x1 का मान -4 हो गया, और बटा में क्या हो जाएगा 1 + 2। फिर से ध्यान से देखिए, ये बिंदु A है, इसको हमने मान लिया x1 और y1, और दूसरा बिंदु जो B है इसको हमने x2 और y2 माना। तो यह जो हमारा बिंदु P है, इसको जो विभाजित करेगा उसके लिए भुज का मान इस सूत्र के माध्यम से निकालेंगे। ये भुज निकालने का, विभाजित करने वाले बिंदु का भुज निकालने का फार्मूला है।
तो हमने बस केवल मान रख दिया है, क्योंकि आपको पता है कि m1 का मान 1 और m2 का मान 2 दिया है। m1 का मान हमने रख दिया, x2 का मान फिगर के मुताबिक 8 दिख रहा है, प्लस x2 का मान 2 और x1 का मान 8, अरे ऋण 4। तो ये 8 है कम 8, और इनका गुणा करें तो -8 हो जाएगा। 4 दूना के 8 बटा में क्या हुआ 3, x बराबर 0/3, यानी x का मान क्या हुआ 0। ठीक है। अब उसी तरह लिखेंगे कि p के लिए कोटि, p के लिए कोटि, फिर वही सूत्र लगाएंगे, y बराबर m1y2 प्लस m2y1 और बटा में m1 प्लस m2। मान रख लेंगे 1 गुणते 9 अधन 2 गुणते ऋण 3 और बटा में 1 धन 2 हो गया। 9 ऋण 6 देख रहा है ना, अब बटा में 3, आगे जब बढ़ेंगे तो 3 बटा में 3, 3 एक कम 3, ये y का मान क्या हुआ 1, y का मान 1। तो जो हमने यह बिंदु दर्शाया है ना p, तो ये p कहाँ है, कन्फर्म है ना, वो p यहाँ पर मतलब इस तरह हाथ से, मतलब कि हाथ से न खींचा हूँ, अगर आप ग्राफ पर करेक्ट अगर खींचे होंगे तो वह जो है रेखा है ना, ये रेखा कन्फर्म है कि यहाँ से होकर गई होती, आप समझ रहे हैं ना, यहीं पर ये बिंदु P हुआ होता, जिसका निर्देशांक नियम के अनुसार देख रहे हैं ना 0 और 1, तो यही ना 0 और 1 है, तो इस कंडीशन से ये 0 और क्या होता 1 होता। अब बात समझ में आ गई। ये था विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक, इसलिए P का जो निर्देशांक होगा, P का निर्देशांक जो होगा वह 0 और 1 होगा। ठीक है। एक सवाल और है, इसको देख लीजिए। मेहनत कीजिए, परीक्षा नज़दीक आ रहा है, जब तक मेहनत नहीं करेंगे आपको तो यहाँ तक छूट है कि आप कहीं से अपना सवाल दोहराइए, जो सवाल क्वेश्चंस फंसते हों, नहीं समझ में आते हों, कोई चीज़ पढ़ाया जा रहा हो लेकिन उसको रोक करके आप पूछ सकते हैं। अब कहने भरना मैं कहूँगा, लेकिन आप तो करते नहीं हैं। अगला देखिए, 7वां क्वेश्चन ना, 7वां क्वेश्चन था 2x का पावर 3 माइनस 54y का पावर 3 का हमें क्या करना है, गुणनखंड करना है। का गुणनखंड कीजिए, इसका हमें गुणनखंड करना है। इसका गुणनखंड कैसे करते हैं उसको देखें। ये हमको क्यूब का सूत्र दिख रहा है ना, तो इस चर का तो क्यूब हम लिख सकते हैं, लेकिन ये जो संख्याएं इसके सामने हैं इनका वर्ग नहीं हो पा रहा है। तो ऐसा काम करेंगे कि सबसे पहले इसमें से हम 2 को कॉमन ही कर लेते हैं, कॉमन कर लेते हैं। तो यहाँ पर बचेगा x का पावर 3 और यहाँ पर बच जाएगा 27 y का पावर 3। समझ रहे बात। अब आगे चलेंगे तो 2 हो गया। अब यहाँ पर हम आसानी से x का पावर 3 और 3y का पावर 3 क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब सूत्र हम लगा सकते हैं, a का पावर 3 माइनस b का पावर 3 का सूत्र a माइनस बी, a का वर्ग प्लस ab और प्लस b का वर्ग, ये फार्मूला है। तो इस फार्मूले को यहाँ पर हम एडजस्ट कर देंगे, ये 2 हो जाएगा। कोष्टक के अंदर अगर लिखा गया तो ये x माइनस 3y होगा। आगे जब बढ़ते हैं तो क्या मिल रहा है, मिल रहा है x का वर्ग अब प्लस x गुणते 3y और प्लस 3y का क्या वर्ग, यही नहीं मिलेगा। तो इस कंडीशन में हमारा हो जाएगा 2 और कोष्टक के अंदर x माइनस 3y और इधर बढ़ेंगे तो x का वर्ग प्लस 3xy और प्लस 9y का वर्ग। ठीक है। इस तरीके से हमारा ये गुणनखंड हुआ 2 कोष्टक के अंदर x माइनस 3y और ये हो जाएगा x का वर्ग प्लस 3xy प्लस 9y का वर्ग। यही यह 2x का पावर 3 और माइनस 54y का पावर 3 का क्या होगा, गुणनखंड होगा। यही हमारा क्या हुआ, आंसर होगा। ठीक है, यही आंसर है। कुल मिला जुला करके 7 क्वेश्चंस दिए गए थे। 7 क्वेश्चन में अब आप कितना हल किए हैं अब आप ही जानते हैं, मिलाए हैं। धन्यवाद। मेहनत कीजिए, पढ़िए, तब जाकर सफलता मिलेगी।